Hello students, welcome to Punya's Physics Pathshala, where you are going to feel the taste of science. Today I am going to start my second class on the charge, and today I am going to discuss about the properties of charge. And in the previous class you have learned about the definition of charge and how we can produce the charge, and different processes are there to produce the charge, for example by the frictions, inductions, conductions, and they are the three major processes through which you can produce the charge. So today I am going to explain you that what are the properties of a given charge, and basically you can classify those properties in three ways, and here are the properties. The number one is the quantizations, second one is the additions, and third one is what your conservations. So let me start with the first property. That one is your quantizations of the charge. So let I write down the point, that is quantizations of the charge. सो बच्चों, ये जो क्वांटाइजेशंस का प्रॉपर्टी है उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ. क्यों? क्योंकि ये जो क्वांटाइजेशंस है इसको समझने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ज समझना बहुत ज़रूरी है. तो क्वेश्चंस ये उठता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ज क्यों जानें. क्योंकि जब चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब उसका जो फ्लो होता है, वो फ्लो को कोई भी कंडक्टर में अगर एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो रहता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है उस डिस्ट्रीब्यूशंस को हम टू वे में, दो टाइप्स में हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. जिसको पहला प्रोसेस कहा जाता है दैट वन इज योर डिस्क्रीट, और दूसरे को कहा जाता है कंटिन्यूस. सो जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशंस प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूशंस प्रोसेस मतलब जिस हिसाब से हम चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसको हम फ्लो करने के लिए हम अलाउ करते हैं, वो जो डिस्ट्रीब्यूशंस प्रोसेस है for a given charge, it can be classified in two ways. One, I have written it, that one is your discrete and another one is your continuous. Now when we discuss about the quantizations property, we have to deal with the distribution of charge in a discrete manner. हम चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्क्रीट के हिसाब से कंसिडर करेंगे. तो अब ये क्वेश्चंस अपने आप हमारे माइंड में आ जाएगा कि सर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिस्क्रीट का मतलब है क्या. इसको एक जनरल एग्जांपल के हिसाब से मैं लेता हूँ. मैं चार्ज के एग्जांपल से नहीं लेता, मैं एक जनरल एग्जांपल के से लेता हूँ टू एक्सप्लेन यू अबाउट द डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस. आपको ये समझाने के लिए कि एक्चुअली डिस्क्रीट होता क्या है और कंटिन्यूस होता क्या है, आपको ये समझाने के लिए मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे कि कोई बंदा आपको ये कह ले कि 10 साल का आपको पॉपुलेशंस का रिकॉर्ड करना है, इंडिया का, भारत देश का 10 साल का पॉपुलेशंस को आपको रिकॉर्ड करना है, और आपको ये बताना है कि हर एक साल में पॉपुलेशंस का ग्रोथ, मतलब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशंस, मतलब जनसंख्या में वृद्धि कितना आ रहा है या फिर नीचे गिरावट कितना आ जा रहा है. तो आपको कोई ये पूछ ले कि उसको एक ग्राफ के हिसाब से दिखाइए. तो जब हम ग्राफ के हिसाब से दिखाते हैं पर साल का, मतलब एक साल में कितना होता है, तो हर एक साल का ग्रोथ रेट हम अगर दिखाएंगे तो पकड़ लो 90 से 2000 तक का मैं एक डाटा आपको कहूँगा कि उस डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन आप मुझे दिखाइए. तो पहले आप मुझे 90 का दिखाएंगे, 90 का कितने से कितना तक दिखाएंगे ना, जनवरी से दिसंबर तक. फिर 91 का, फिर अगले जनवरी से दिसंबर तक, फिर 92 का, फिर से जनवरी से दिसंबर तक. तो हर एक साल का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशंस दिखाएंगे कि कितना पॉपुलेशंस हो रहा है, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, हर साल पॉपुलेशंस कितना बढ़ रहे हैं, तो वो जो पॉपुलेशंस का इंक्रीमेंट आप दिखाएंगे उसको अगर हम ग्राफ के हिसाब से देखेंगे, तो ग्राफ के हिसाब से देखने से मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जहाँ पे हम आपको यहाँ पे हम पॉपुलेशंस रखेंगे, यहाँ पे ईयर रखेंगे
और हर एक साल का अगर ग्राफ लिया जाए तो ग्राफ पकड़ लो ऐसा है, जहाँ पे ये 91 का, ये 92 का, ये 93 का, ये 94, 95, ये 96 का, वैसे ही ये 97 का, ये 98 का, ये 99 का, ये 2000 का। तो अभी मुझे ये पूछा जाए कि आप 10 साल में कितने डाटा का रिकॉर्ड रखे हैं, तो मेरा आंसर निकलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब 10 साल में मेरे पास सिर्फ 10 ही रिकॉर्ड है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आपको अगर कोई ये पूछ ले कि आप 10 साल में हर एक मिनट में और हर एक सेकंड में पॉपुलेशंस का ग्रोथ को आप ग्राफ में से दिखाइए, तो वो जो ग्राफ होगा वो ग्राफ हर एक पॉइंट के लिए ऐसा होगा। मतलब यहाँ पे जो ग्राफ मैं नीचे दिखाया हूँ वो ग्राफ मैं काउंट कर सकता हूँ, और कितने टू डाटा के लिए काउंट कर सकता हूँ ना, मेरे लिए यहाँ पे सिर्फ 10 डाटा हूँ। लेकिन कोई अगर मुझे ये पूछे कि हर एक सेकंड में पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हो रहा है, तो उस डाटा का ग्रोथ को मैं इस हिसाब से दिखाऊंगा, जहाँ पे मेरे लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ना कि 10 होगा बल्कि इन्फिनिटी होगा। तो जो डिस्क्रिट है, डिस्क्रिट में हमें कितना डाटा दिया गया है उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगा, लेकिन कंटिन्यूअस में हमारे पास वो वैल्यू नहीं रहेगा। एग्जैक्टली वैसे ही हम चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशंस को दो टाइप में कंसिडर कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिट में या फिर कंटिन्यूअस में। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ज है उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो एग्जांपल को आप ध्यान से सुनिए। ये एग्जांपल दरअसल मैं बचपन से ही मैं इसको ऑब्जर्व करता आया हूँ, शायद आप भी ऑब्जर्व करते हैं या फिर सिनेरियो शायद चेंज हो गया होगा, मैं तो ये कह नहीं सकता, क्योंकि मेरा जन्म 90 साल, मतलब आई हैव सीन द 20th सेंचुरी, मैं 2000 सेंचुरी को देखा हूँ, अपने आँखों से देखा हूँ। हम बचपन से ही मतलब मोबाइल को इन्वॉल्व होते देखे। हम बच्चे हो, हम जब छोटे थे, हम उस वक्त हमारे पास इतना साधन नहीं था कि हम मोबाइल लेके जाएं, लेकिन आज देखिए हर एक पास एक एक मोबाइल। तो मेरे टाइम में जब कोई त्यौहार होता था या फिर पूजा होता था, मैं नहीं जानता कि अब ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो अच्छी बात है। तो पकड़ लो जैसे कि हमारे स्कूल में त्यौहार होता था, जैसे गणेश पूजा हो गया या फिर कोई भी त्यौहार हो गया, तो पूजा में बैठना हमारे लिए सेकेंडरी था। प्रायोरिटी था क्या या प्राइमरी था क्या कि पूजा कब ख़त्म होगा और हम लंबे लाइन और लंबे कतार में खड़े रहेंगे और हमें मिठाई मिलेगा। और मिठाई कैसा ना, वो लड्डू, एक पैकेट में हमें लड्डू मिलता था, जैसे कि पकड़ लो 5-6 लड्डू हमें मिल गए, और वही लड्डू हमारे लिए जैसे कोई अचीवमेंट से कम नहीं था। तो वो जो 5 घंटे या फिर 4 घंटे या 3 घंटे जो भी हम पूजा में बैठते थे, हमारा मेन प्रायोरिटी वही था, मतलब हम कब पूजा ख़त्म हो जाएगा और हमें कब मिठाई मिलेगा और हम मिठाई लेके घर को जाएंगे। तो वो जो मिठाई मिलता था स्कूल के हर एक बच्चे को मिलता था, और हमें कहा जाता था कि आप एक कतार में रहिए, एक लाइन में खड़े होकर रहिए, और 1 बाय 1 आपको पैकेट दिया जाएगा, आप मिठाई लेके जाइएगा। तो हर एक लड़का या लड़के आते थे, उनको एक एक डब्बा मिठाई देते थे, वो मिठाई लेके चला जाता था। तो हर एक बंदे के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट रहता था, कि जैसे कि आप पकड़ लो लड्डू का पैकेट दिया गया, 10 लड्डू है उस पैकेट में, और लड्डू ही दिया जाएगा और कुछ नहीं दिया जाएगा। तो जब डिस्ट्रीब्यूशंस यहाँ पे हम कहते हैं हर एक बंदे को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, मिठाई डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो हम यही लेके चलेंगे, माइंड में यही लेके चलेंगे कि मिठाई जो भी दिया जा रहा है ये यूनिफॉर्म है, एक कांस्टेंट रेशियो में दिया, एक कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, और हर एक के पास मिठाई सेम
है, मतलब हर एक के पास 10 ही लड्डू है, उससे ज़्यादा नहीं या फिर उससे कम नहीं। तो जब डिस्ट्रीब्यूशंस एक के बाद एक होता रहता है, मतलब एक पार्टिकल्स, मतलब एक बंदा गया लिया मिठाई लेके चला गया, दूसरा बंदा आया मिठाई लेके चला गया, तीसरा बंदा आया मिठाई लेके चला गया। अब मैं वही डिस्ट्रीब्यूशंस को यहाँ पे अगर कंसिडर करूँ, जैसे कि पकड़ लो एक कंडक्टर है, कंडक्टर में एक पार्टिकल्स एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है, और एक पार्टिकल्स, हर एक पार्टिकल्स एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ चार्ज लेके जा रहे हैं। जैसे कि एक पार्टिकल्स पकड़ लो 2 कूलम ऑफ चार्ज लेके गया एक एंड से दूसरे एंड तक, फिर दूसरा पार्टिकल्स आया वही सेम अमाउंट ऑफ चार्ज लेके गया, फिर तीसरा आया वही सेम अमाउंट ऑफ चार्ज लेके गया। तो अभी हम अगर हर एक पार्टिकल्स के चार्ज को हम एक फिक्स्ड अमाउंट दें, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशंस प्रोसेस रहेगा वहाँ पे हम बोलेंगे क्या ना, चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशंस हो रहा है वो एक पैकेट की तरह हो रहा है, एक पैकेट की तरह हो रहा है। जैसे कि मुझे मिठाई मिलेगा तो हर एक बंदे के पास चार्ज है, हर एक पार्टिकल के पास चार्ज है, और वो चार्ज वो पार्टिकल्स लेके एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहता है। अगर उस तरह का डिस्ट्रीब्यूशंस लिया जाए तो मैं यही कहूँगा कि चार्ज इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्क्रीटली एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। मतलब हर एक पार्टिकल्स को एक पैकेट में कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज दिया जा रहा है और वो चार्ज लेके जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है क्या, जैसे कि मुझे मिठाई मिल रहा है, कितना मिठाई मिल रहा है, या 10 लड्डू मिल रहे हैं, 10 लड्डू मिल रहे हैं। जो 10 है वो अमाउंट है, जो मेन फैक्टर है वो लड्डू है। तो हर एक लड्डू को अगर काउंट किया जाए तो एक साइज का लड्डू 10 लड्डू मुझे दिया जा रहा है और मैं लेके जा रहा हूँ। सिर्फ मुझे ही नहीं, हर एक बंदे को, जो भी वो कतार में खड़ा हुआ हर एक बंदा वही 10 लड्डू लेके जा रहा है। तो मेरे लिए जो मिठाई है, मिठाई का पैकेट जो है, पैकेट में मेन जो काउंट कितना मिठाई दिया गया, आपको अगर कोई पूछे, मैं यही कहूँगा कि मुझे मिठाई 10 लड्डू दिए गए हैं। वैसे ही जब हम चार्ज को स्ट्रिक्टली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें हमें यही कंसिडर करना पड़ेगा कि चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं पैकेट के हिसाब से, वहाँ पे मिनिमम चार्ज को कितना लिया जा रहा है। तो वहाँ पे जो मिनिमम चार्ज लिया जाएगा वो चार्ज आइदर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा या फिर एक प्रोटॉन का चार्ज होगा। तो उसका मतलब कोई भी बंदा, कोई भी पार्टिकल्स अगर कुछ चार्ज लेके जा रहा है, उसका मतलब यही हुआ कि हमें ये निकालना है जो भी चार्ज वो लेके जा रहा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं या फिर कितने प्रोटॉन हैं। तो उस लिहाज से अगर हम चार्ज के प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूशंस को कंसिडर करें, तब हम बोलेंगे कि जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट चार्ज इज इन क्वांटाइज्ड मैनर, वो चार्ज क्वांटाइज्ड मैनर में है। तो इसीलिए जब हम क्वांटाइजेशंस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, उस वक्त हमें यही फ्रेम ऑफ माइंड में चलना होगा कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ज होगा वो एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस होगा, ना ही कंटिन्यूस होगा। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस मतलब हमें ये मालूम है कि हम कितना चार्ज दे रहे हैं और पार्टिकल्स कितना चार्ज ले रहा है। तो कितना चार्ज ले रहा है मतलब कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कितना अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स लेके जा रहा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल में समझा रहा हूँ, जैसे कि पकड़ लो कोई चार्ज पार्टिकल्स जो है वो पकड़ लो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज लेके जा रहा है। कोई भी पार्टिकल्स पकड़ लो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज लेके जा रहा है। तो अभी मैं इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जानता हूँ कितना ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हर किसी को मालूम है। अभी इतना चार्ज के लिए अगर मुझे पूछा जाए कि आप कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएंगे, तो बेधड़क मैं यही बोलूँगा कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाऊँगा। मतलब कोई पार्टिकल्स अगर इतना चार्ज लेके जा रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में इतना ही चार्ज को हम कंसिडर कर रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ कि उस पार्टिकल्स में
2 ही इलेक्ट्रॉन रखा गया है, ना कि उससे ज़्यादा ना ही उससे कम। तो जब हम कोई भी चार्ज को एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस वक्त हम यही कहेंगे कि जो पैकेट में हम चार्ज ले रहे हैं उस पैकेट में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर इतने प्रोटॉन्स हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? दैट वन इज ए क्वांटाइजेशन प्रोसेस। So quantization process is a nature of charge, and that particular properties of the charge defines that how many electrons are being involved for the given conductor to carry the charge from one end to another. So henceforth whenever there is a questions of quantizations of a charge, हम इस property को एक definition के हिसाब से इसको define कर सकते हैं, जो कि मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। And what's the definition is? The definition is the quantization of charge, ध्यान से सुनिए बच्चों, states that the amount of charge of the body is the integral multiple of unit charge of इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सो अगर मैथमेटिकली हम डिस्कस करें तो अगर कोई सिस्टम का चार्ज Q हुआ, उसका मतलब हमें कितना इलेक्ट्रॉन्स या फिर कितना प्रोटॉन्स हम लेके जा रहे हैं। एंड दिस पर्टिकुलर डेफिनेशंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी को ही हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। लेकिन जब हम इंटीग्रल मल्टीपल कहते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि n हमेशा एक इंटीजर ही रहेगा, एक फ्रैक्शंस कभी नहीं होगा। मतलब हम इनको हमेशा 1 2 ही लेके जाएं, n कभी भी p/q फॉर्मेट में नहीं आएगा। मतलब कोई भी चार्ज अगर फ्रैक्शन के हिसाब से आए तो हमें यही जान लेना चाहिए कि वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि कोई बंदा ये कह ले कि मुझे 4.2 कूलम चाहिए। चार्ज कोई पकड़ लिया 4.2 कूलम। तो अभी Q के जगह अगर मैं 4.2 लूँ, कूलम लिख लिया, और अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं अगर डिफाइन करूँ तो Q = Ne होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा कितना ना, Q/E। Q हो गया 4.2 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे हम 4.2 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लेंगे। अगर हम इसको डिवाइड भी करते हैं तो ये डिविजन्स में हमें मिलेगा कितना ना, दैट वन इज इक्वल टू 36, ये होगा 60 मतलब 424, 2.3, दैट वन इज योर 48, फिर से हो जाएगा 12, 20, और ये चलता रहेगा। मतलब ये कभी एक हमें होल नंबर नहीं देगा, हमेशा ये चलता रहेगा और ये हमें कभी एक होल नंबर देगा भी नहीं। तो अगर इस तरह का चार्ज हमें मिला
जहाँ पे हमें कोई होल नंबर ही नहीं मिल रहा है, उसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो काफ़ी स्टूडेंट मुझे ये पूछते हैं कि सर हम जानेंगे कैसे कि कौन सा चार्ज पॉसिबल होगा या फिर कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे इजी मेथड यही है कि आप डायरेक्ट बच्चों 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर लो। अगर होल नंबर मिल गया तो पॉसिबल है, अगर नहीं मिला तो पॉसिबल नहीं है। तो उसी हिसाब से आप एक चार्ज एक बॉडी के लिए पॉसिबल है कि नहीं उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वांटाइजेशंस ऑफ चार्ज। उसके बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट वन इज योर व्हाट, एडिशन प्रॉपर्टी। हम एडिशन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ हाउ यू कैन डिस्कस द एडिशंस प्रॉपर्टी। उसके लिए पकड़ लो एक सिस्टम है, आर्बिट्रेरी में एक सिस्टम ले रहा हूँ। उस सिस्टम में मैं कुछ चार्ज को कंसिडर कर रहा हूँ, जैसे कि Q1, जैसे कि Q2, जैसे कि -Q3, ये पकड़ लो -Q4। ऐसे ही कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज हैं, और इसका कुछ नेट चार्ज है, पकड़ लो Q। कुछ तो नेट चार्ज है, उसको पकड़ लो Q है। तो अभी कोई बंदा मुझे ये पूछे कि ये Q का वैल्यू होगा कितना, कोई भी बंदा मुझे अगर पूछे कि ये Q का वैल्यू होगा कितना, तो मेरे लिए आंसर आएगा कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज द अलजेब्रिक एडिशंस ऑफ द चार्ज इन्वॉल्व्ड इन द गिवन सिस्टम्स। मीन्स जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं, सभी चार्जेस का अलजेब्रिक सम्स जो भी निकला वो होगा उस सिस्टम्स के लिए एक टोटल चार्ज। जैसे कि एग्जांपल मैं कहता हूँ, जैसे भी आप पकड़ लो एक सिस्टम में मैं कह रहा हूँ एक पार्टिकल्स 2 कूलम का है, दूसरा -3 कूलम का है, दूसरा 5 कूलम का है, चौथा -1 कूलम का है। तो अगर सबको मिला लूँ तो 2 कूलम, 5 कूलम, -3 क्यू, तो ऐसे कहा जाए तो यहाँ पे 7 कूलम -4 कूलम, टोटल हो गया कितना ना 3 कूलम, जो कि नेट चार्ज होगा। तो कोई भी चार्ज ऑफ द सिस्टम्स हम कैसे कहेंगे ना, दैट वन इज द अलजेब्रिक एडिशंस ऑफ ऑल द चार्जेस एसोसिएटेड इन अ गिवन सिस्टम्स। सो उसी को हम कहते हैं क्या ना, दैट वन इज योर एडिशंस प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस। तो उसको अगर हम सिंबॉलिकली लिखें तो सिंबॉलिकली कैसे लिखें ना, पकड़ लो लेट Q1, Q2, Q3 up to Qn are the number of charged particles in the given system having चार्ज कैपिटल Q। सो हम कैपिटल Q को बोलेंगे क्या ना, Q1 + Q2 अप टू Qn और समेशन ओवर Qi, i फ्रॉम 1 to इसको कहते हैं बच्चों एडिशन प्रॉपर्टी। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द एडिशंस प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू योर कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। लेट्स स्टार्ट अबाउट लर्निंग अबाउट योर कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। हम कंजर्वेशन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। सो कंजर्वेशन प्रॉपर्टी है क्या, जैसे कि मैं पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो क्लास को आप मेरे चैनल में देख सकते हैं और उसका मैं लिंक ऊपर आपको दे सकता हूँ। ऊपर नेक्स्ट आप अगर अपर में जाए उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी उसका लिंक आपको मिल सकता है। तो वो लिंक में जाके आप प्रोडक्शंस ऑफ चार्ज को अगर देखेंगे तो आपको मैं एक एग्जांपल दिया हूँ कि वो एग्जांपल है क्या ना, द एग्जांपल इज दैट हाउ द ट्रांसफ़र ऑफ द चार्ज टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जैसे कि एक कॉम्बिनेशंस लिया गया है, जैसे कि मैं प्लास्टिक के साथ एक कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ हेयर का। तो प्लास्टिक के साथ अगर हेयर का कॉम्बिनेशंस लिया जाए तो कुछ चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी को
ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कि मैं अगर प्लास्टिक बॉडी में हेयर को कॉम्बिनेशन, वो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर लूँगा तो हेयर से आपका कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा ना, दैट गेट्स ट्रांसफर टू द प्लास्टिक। सो प्लास्टिक इज नेगेटिवली चार्ज एंड हेयर विल बी योर पॉजिटिवली चार्ज। तो उसी हिसाब से अगर ट्रांसफ़र ऑफ द चार्ज लिया जाए और मैं बोलूँगा कि सिस्टम में कितना चार्ज चेंज हुआ, तो मेरा आंसर यही होगा कि पहले सिस्टम में जो भी चार्ज था अभी सिस्टम में वही चार्ज है। कैसे? जैसे कि मैं कह रहा हूँ ये पकड़ लो एक उलन क्लॉथ है और ये पकड़ लो एक इबोनाइट रॉड है। पहले से उलन क्लॉथ न्यूट्रल रहता था और इबोनाइट क्लॉथ भी न्यूट्रल रहता था। जैसे ही फ्रिक्शंस इंट्रोड्यूस हो गया, ये जो उलन क्लॉथ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ अटैच हो गए, तो इसके लिए ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। नाउ अगर दोनों का कॉम्बिनेशंस मिला के देखा जाए कि बिफोर फ्रिक्शंस था क्या और आफ्टर फ्रिक्शंस हुआ क्या, तो बिफोर फ्रिक्शंस एंटायर सिस्टम में जो भी चार्ज रहा, आफ्टर फ्रिक्शंस सेम चार्ज ही सिस्टम में है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशंस में कोई चेंजेस आ गया। डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या हो गया ना, कोई चार्ज इस बॉडी से ट्रांसफर होकर उस बॉडी तक आया, लेकिन टोटल लॉस ऑफ चार्ज मैं कहूँगा कितना ना, 0। सो अभी कोई ये पूछे कि सिस्टम में चार्ज कुछ लॉस हुआ क्या, मेरा आंसर होगा नहीं। कुछ गेन हुआ क्या, मेरा आंसर होगा नहीं। तो फिर कंक्लूजन क्या है ना, जस्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो अभी कोई भी कंजर्वेशन प्रॉपर्टी को आप अगर स्टडी कर ले, जैसे कि मोमेंटम का हो या फिर एनर्जी का हो, कोई भी कंजर्वेशन प्रॉपर्टी को आप अगर प्रॉपर्ली स्टडी करें, तो वो जो कंजर्वेशन प्रॉपर्टी है वो तीनों स्टैंड के ऊपर है। पहला स्टैंड यही कहता है कि उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दूसरा स्टैंड ये है कि वो एक से दूसरे के तहत चेंजेस होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन वो कभी लॉस नहीं होता। चौथा ये होता है कि टोटल सिस्टम में वही पर्टिकुलर क्वांटिटी हमेशा फिक्स रहता है या फिर कंजर्व रहता है। या फिर एनर्जी के बारे में ले लें या मोमेंटम के बारे में ले लें, कुछ भी ले लें। अभी अगर हम चार्ज के बारे में लेंगे तो वही हो रहा है। क्या हो रहा है ना, हियर द चार्ज इज नॉट बीइंग लॉस और इट नॉट बीइंग गेन। हियर द लास्ट नॉट बीइंग लॉस्ट और नॉट बीइंग गेन, मतलब यहाँ पे कोई लॉस नहीं हो रहा है कि कोई गेन नहीं हो रहा है। हियर द चार्ज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, मीन्स हियर वन बॉडी टू अनदर चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। एंड तीसरा क्या ना, टोटल चार्ज ऑफ द पर्टिकुलर सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। So this particular three statement based on the conservation principle, and from this it is concluded that the charge follow the conservation property. तो हम क्या क्या आज जान चुके हैं। पहला क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी है क्या, दूसरा एडिशन प्रॉपर्टी को चार्ज कैसे फॉलो कर रहा है, तीसरा कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। तो अभी जो हम नेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो है क्या कि हाउ वी कैन रिलेट द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज विद द मास, मतलब हम मास को चार्ज के साथ कैसे उसको रिलेट करें। तो जब रिलेशंस के ऊपर आता है, देयर विल बी सम सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। कुछ सिमिलरिटी हैं और कुछ डिसिमिलरिटी हैं। डिसिमिलरिटी और सिमिलरिटी को अगर कंसिडर किया जाए तो मैं ये कहूँगा चलो पहले सिमिलरिटी को लिख लेते हैं। सिमिलरिटी है क्या, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी हम चार्ज को कंसिडर करें या मास को कंसिडर करें, जब भी हम दो चार्ज या दो मास को लेंगे, उन दोनों के बीच एक फोर्स डेवलप होना ये तय है, ये फिक्स है। हर हमेशा एक फोर्स डेवलप होगा ही होगा। तो जो भी फोर्स डेवलप होगा वो फोर्स इन दोनों चार्ज के डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस r हुआ, अगर हम चार्ज दोनों का q1 q2 ले लिए, और यहाँ पे डिस्टेंस r होगा अगर हम मास m1 m2 ले लिए, तो यहाँ पे भी फोर्स डिस्टेंस के साथ जो रिलेशंस देगा, यहीं पे भी फोर्स वही रिलेशंस देगा। और हमें ये मालूम है कि फोर्स अगर दोनों बॉडी के मास को हम सेपरेट करते हैं r के डिस्टेंस में, तो फोर्स हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यही प्रॉपर्टी चार्ज फॉलो करेगा, जहाँ पे हम फोर्स को कहेंगे क्या ना, दैट वन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस।
ये एक मेजर सिमिलरिटी है। अगर आप कहेंगे कि चार्ज और मास में बेसिक सिमिलरिटी है क्या, तो मैं कहूँगा ये एक मेजर सिमिलरिटी है। और सिमिलरिटी है क्या कि दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ये एक बेसिक सिमिलरिटी है और इसको बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये इसको हमेशा ध्यान से समझिएगा और इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं अपने नेक्स्ट क्लास में करने वाला हूँ। तो ये एक बेसिक सिमिलरिटी है। और अगर डिसिमिलरिटी दिया जाए तो डिसिमिलरिटी काफ़ी रहेगा। जैसे कि मैं अगर पहला डिसिमिलरिटी लूँ तो पहले डिसिमिलरिटी में मास हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन चार्ज ये पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, जीरो आ सकता है। आई कैन कंसिडर द चार्ज एज ए जीरो, दैट मीन्स इट इज ए न्यूट्रल। लेकिन मास को मैं कभी जीरो नहीं लूँगा। देयर इज नॉट ए सिंगल बॉडी विच कैन बी कंसिडर्ड एज ए मासलेस बॉडी। मास रहेगा लेकिन कम रहेगा। दूसरा, ये चार्ज हमेशा इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी है। इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल्स को अगर हम वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी में उसको हम लेके जा रहे हैं एंड सडनली द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेस, देन देयर विल बी नो चेंज इन द चार्ज। चार्ज का कोई चेंज नहीं होगा, चार्ज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। फिर से कह रहा हूँ, कोई भी चार्ज बॉडी को हम अगर कोई सडन वेलोसिटी में ले रहे हैं और पकड़ लो उसका वेलोसिटी हम इंक्रीज कर लिए, तो उस वक्त चार्ज ऑफ द बॉडी विल नॉट चेंज बट द मास ऑफ द बॉडी विल चेंज। कैसे ना, एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है बच्चों जिसको हम कहते हैं m इज इक्वल टू m01 माइनस वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट। यहाँ पे ये जो है ये ओरिजिनल मास है, ये मास वेरिएबल मास है। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी ये रहा, दैट वन इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड दिस वन इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। और हमें ये मालूम है कोई भी बॉडी लाइट के वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं जा सकता। तो अभी बच्चों अगर ये कंसिडर कर लिया जाए कि v इज इक्वल टू सी होगा, ध्यान से देखो, अगर v इज इक्वल टू सी हो गया, अगर इफ v इज इक्वल टू सी हो गया तो उसका मतलब v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो जाएगा कितना बच्चों ना 1। अगर ये बच्चों 1 हो गया तो 1 माइनस 1 हो गया कितना ना 0। अगर 1 माइनस 1 0 हो गया तो टोटल मास का वैल्यू हो जाएगा कितना बच्चों ना इन्फिनिटी। उसका मतलब हुआ क्या ना, अगर हम स्पीड को इंक्रीज कर लेते हैं तो उसका मतलब मास ऑफ द बॉडी इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि चार्ज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये एक प्राइम फैक्टर है जो कि ये कहता है कि चार्ज ऑफ द बॉडी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेलोसिटी बट द मास इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। तीसरा क्या ना, तीसरा अगर लिया जाए तो चार्ज ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन मास। मतलब अगर हम कह लें कि कोई मतलब बॉडी में कुछ चार्ज है, हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं, सो चार्ज ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन मास but the mass doesn't depend on charge। ये जो 3 प्रॉपर्टी बच्चों में तुमको दिया हूँ, that one is the basic dissimilarities between mass and the charge। और सिमिलरिटी में है क्या ना, that both are following your inverse square law। अगर both are following the inverse square law तो हमें ये देखना है कि मास अगर इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करे तो कौन सा लॉ को देगा। फास्टर में बच्चों आप ये कवर कर के जा चुके हैं कि द फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज हैविंग डेफिनेट मास इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज द इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो वैसे ही एक फोर्स 2 चार्ज के ऊपर भी अप्लाई होगा। लेकिन जैसे ही हम पहले ही से कंसिडर कर चुके हैं कि वी हैव टू टेक द 2 मास एट रेस्ट, वी हैव टू कंसिडर द 2 बॉडीज बी एट रेस्ट एंड देन ओनली वी कैन कंसिडर दैट व्हाट द फोर्स इज गोइंग ऑन।
सिमिलरली अगर उसी तरह का फोर्स हम दोनों चार्ज के बीच हम कंसिडर करेंगे, वी हैव टू कंसिडर दैट बोथ द चार्ज शुड बी एट रेस्ट, एंड व्हेन वी डील विथ सच टाइप ऑफ फोर्स, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड वो लॉ को कहते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट क्लास में आपको समझाने जाऊंगा। तो तब तक के लिए ट्यून रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आप सब्सक्राइब ना भी किए हों तो अभी राइट टाइम है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए जब अगर आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा टू नो अबाउट द नेक्स्ट योर नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग द चैनल। और आप वीडियो को हमेशा फॉलो करते जाइए, और इस तरह के टाइम में जब चारों तरफ सिर्फ मतलब एक अनहोनी वातावरण चल रहा है, जहाँ पे हमेशा एक डर का माहौल है, जैसे कि एक ऐसा माहौल जहाँ पे आप बाहर जा नहीं सकते, मिल नहीं सकते, घुल मिल नहीं सकते, उस वक्त धैर्य के साथ घर में रहिए, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताइए, और हाँ, पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्ते। चलो।